हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिविल सेवा मार्गदर्शन। तो आज हम फिर करंट अफेयर्स के सेशन को लेके आए हैं जहां पे हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो आज है 7 जनवरी और हम कल के घटे हुए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को लेके आए हैं। तो चलिए, तो जो पहला हमारा सेक्शन होने वाला है वो होने वाला है इंपॉर्टेंट डेज का। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेज का, इंपॉर्टेंट डेट का। कल था 6 जनवरी और कल मनाया गया है आपका वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स। तो 6 जनवरी को सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स। तो इस दिन को क्यों मनाया जाता है? उन बच्चों को कमेमोरेट करने के लिए जिन्होंने अपने सिंगल पेरेंट या फिर अपने दोनों पेरेंट्स को किसी वॉर में उन्होंने खो दिया है। तो इस दिन को उनके लिए सेलिब्रेट किया जाता है, उनको एक रिस्पेक्ट देने के लिए उनको सेलिब्रेट किया जाता है। अब देखिए, इसको बनाने का जो एक ऑब्जेक्टिव है इसके पीछे वो ये है कि ताकि एक हम अवेयरनेस क्रिएट कर सके कि ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने पेरेंट या पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स को जो वॉर में उन्होंने खो दिया है, तो इन लोगों को भी आगे फर्दर अपॉर्चुनिटीज दी जाए। क्योंकि देखा जाए तो इतने बड़े लॉस के बाद ये काफी स्ट्रगल कर रहे होंगे, इमोशनली, फाइनेंशियली, सोशली, इकोनॉमिकली। तो काफी स्ट्रगल्स का इनको सामना करना पड़ रहा है इतनी कम उम्र में। तो एक ये काइंड ऑफ एक अवेयरनेस है ताकि गवर्नमेंट कुछ इनके लिए स्कीम्स लेके आए, इनिशिएटिव लेके आए और इनको हेल्प प्रोवाइड करे ताकि ये आगे कुछ कर सके इनको, ताकि आगे और प्रॉब्लम फेस ना करना पड़ सके। तो चलिए, it aims to create awareness about the problems faced by the children who lose their parents due to war and conflict। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा पहला हो गया जो हमने सेलिब्रेट किया ऑर्फन्स के लिए। अब दूसरे इंपॉर्टेंट डे की बात करते हैं। तो कल तमिलनाडु में एक सिद्धा डे सेलिब्रेट किया गया है। क्या सेलिब्रेट किया गया है? सिद्धा डे सेलिब्रेट किया गया है। और ये इसका कौन सा एडिशन था? ये इसका 9th एडिशन था जो कि चेन्नई में सेलिब्रेट किया गया है। चलिए, पहले ही पढ़ लेते हैं। नेशनल सिद्धा डे टू बी ऑब्जर्व्ड ऑन जनवरी 6, सेलिब्रेशन थीम सिद्धा फॉर ग्लोबल हेल्थ। तो चलिए, अब पहले जानते हैं ये सिद्धा क्या होता है और ये दिन क्यों मनाया जाता है। तो सिद्धा एक टाइप ऑफ मेडिसिन है, हम कह सकते हैं। सिद्धा मेडिसिन जो है वो इंडिया का जो सबसे ओल्डेस्ट और ट्रेडिशनल मेडिकल एंड हेल्थ सिस्टम है, उसको सिद्धा मेडिसिन के नाम से जाना गया है। वो इसलिए हम इस दिन को जो है हम सिद्धा डे के नाम से मनाते हैं। ये काफी इंडिया का जो है सबसे पुराना जो हेल्थ सिस्टम है, जो मेडिकल सिस्टम है, ये उस पे बेस्ड है। अब ये जो मेडिकेशन सिस्टम है, जो ये सिद्धा है, तो ये नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके मेडिसिन बनाती है। जैसे हर्ब्स हो गया, एनिमल्स हो गए या प्लांट्स हो गया, तो इनसे रिलेटेड जो है इनके मेडिसिन बनाए जाते हैं। इन्हीं सब चीजों से, यानी कि इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज से जो है ट्रीटमेंट किया जाता है और हमेशा से किया जा रहा है। ठीक है, तो इस दिन को किस लिए बनाते हैं? जो सेज अगथियार है, जिनको कि हम सिद्धा मेडिसिन के फादर भी बोलते हैं, तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी को ऑनर करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है, जो कि है नेशनल सिद्धा डे। ठीक है, तो ये इसका 9th एडिशन था, याद रखिएगा। और जो थीम है वो है सिद्धा फॉर ग्लोबल हेल्थ। चलिए, अब डिफेंस की बात करते हैं। तो पहले जो हम बात करेंगे वो है सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम के बारे में। देखिए, ये एक रॉकेट सिस्टम है, अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि इंडियन आर्मी ने इससे प्रोक्योर किया है। ठीक है, एक 293 करोड़ का साइन उन्होंने किया है, कॉन्ट्रैक्ट प्रोक्योर किया है। किसके साथ? NIB लिमिटेड के साथ एंड इन पार्टनरशिप विद एल्बिट सिस्टम्स। और इसका मेन फीचर ये है कि ये इंडिजिनियसली डेवलप्ड सिस्टम है। और साथ ही साथ इसमें जो है कुछ इजरायली जो रॉकेट टेक्नोलॉजी है वो भी यूज किया गया है। यानी कि इजरायली टेक्नोलॉजी और इंडियन प्रोडक्शन मिलके ये सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम बनाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंडिया का पहला इंडिजिनियस यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर है। यानी कि सूर्यास्त्र जो है वो एक रॉकेट लॉन्चर है और ये एक लॉन्ग रेंज लॉन्च करता है। और इसका जो रेंज हम कह सकते हैं वो कुछ 150 to 300 किलोमीटर, यानी कि अप टू 300 किलोमीटर तक विद प्रेसिजन ये टारगेट कर सकता है। ठीक है, अब ये एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। जैसे मैंने उसी दिन आपको बताया था, सरफेस की मिसाइल्स के कुछ कुछ टाइप होते हैं, जैसे एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, सरफेस टू एयर एंड सरफेस टू सरफेस। तो ये जो रॉकेट लॉन्चर है ये एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल के कैटेगरी में आती है, जिसकी रेंज की हम बात करें तो 150 किलोमीटर से लेके 300 किलोमीटर की रेंज तक इसका लॉन्च होता है, इसका प्रिसीजन होता है। और साथ ही साथ ये काफी ज्यादा टारगेटेड प्रिसाइज होता है, ये बहुत ही इसका प्रिसाइज वर्क होता है। ठीक है,
It can integrate different types of rockets and missile on a single launch platform, increasing operational flexibility. ठीक है, तो देखिए ये जो सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर है, ठीक है, ये काइंड ऑफ लॉन्चर होता है, इसको मिसाइल से कंफ्यूज नहीं करना है। तो ये जो लॉन्चर होता है, इसका काम होता है कि इसके अंदर हम मिसाइल फिट करके फिर उसको आगे हम लॉन्च करते हैं टारगेट पर, ठीक है। तो यानी कि ये जो सूर्यास्त्र है, इसका और एक सबसे जिसको हम कह सकते हैं की फीचर है, वो ये है कि वो एक सिंगल लॉन्च प्लेटफॉर्म जो है, यानी कि एक सिंगल लॉन्चर में अलग अलग टाइप के मिसाइल्स को जो है इसमें फिट किया जा सकता है, ठीक है। अब इसका और एक बहुत ही हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखेंगे, तो इसमें जो है रैमजेट टेक्नोलॉजी की यूज की गई है। क्या है? रैमजेट टेक्नोलॉजी की यूज की गई है। देखिए जितने भी जो फाइटर जेट्स होते हैं, तो पहले जितने भी फाइटर जेट्स होते थे, उसमें एक ऑक्सीडाइजर होता था, उसमें एक मशीन होता था जिसको हम ऑक्सीडाइजर कहते थे। तो उसका काम क्या होता था, जब हाई ऑल्टीट्यूड पे जब फाइटर जेट्स ट्रैवल करते हैं, जो ऑपरेट करते हैं, तो हाई ऑल्टीट्यूड्स पे आपको पता होगा कि ऑक्सीजन का लेवल काफी घट जाता है, ठीक है। तो अब जो फ्यूल होते हैं, फ्यूल को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो ऑक्सीडाइजर होता था, वो क्या करता था, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता था, कंप्रेस करके वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता था, जिससे कि फ्यूल इजीली बर्न हो सके। तो अब इस ऑक्सीडाइजर मशीन को हटा के हम जो है इस सूर्यास्त्र में रैमजेट टेक्नोलॉजी की हम यूज करेंगे, ठीक है। रैमजेट टेक्नोलॉजी की जो है हम यूज करने वाले, जो कि एयर को ही डायरेक्टली, वो एयर को ही कंप्रेस करके वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, जो कि फ्यूल बर्निंग में काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है, ठीक है। चलिए, तो इसका रेंज भी हम देख सके, तो इस रैमजेट टेक्नोलॉजी की वजह से रेंज जो है वो 30 से 50% तक इंक्रीज हो जाएगा। किसका? सूर्यास्त्र लॉन्चर का। चलिए, कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं, तो कैन बी रेट्रोफिटेड ऑन एग्जिस्टिंग आर्टिलरी सिस्टम, और ये जो है ये एयर ब्रीदिंग रैमजेट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी यूज करता है। जैसा मैंने बताया कि जो आउटसाइड एयर है उसको, यानी कि जब रॉकेट आगे बढ़ता है ना, तो वो जैसे आगे ही बढ़ता है, तो पीछे से जो एयर रिलीज होता है, जिसको हम थ्रस्ट बोलते हैं ना, बैकवर्ड थ्रस्ट जो होता है, तो उससे उस ऑक्सीजन को, उस एयर को जो है उससे कंप्रेस करके फिर ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया जाता है हाई ऑल्टीट्यूड्स पे, ताकि इन जेट्स का, फाइटर प्लेन्स का जो है फ्यूल इजिली कंबस्ट हो सके, इजिली बर्न हो सके, ठीक है। तो ये इंडिजिनियसली डेवलप्ड है। किसने डेवलप किया है? आईआईटी मद्रास ने बनाया है। किसके कोलैबोरेशन के साथ? आर्मी टेक्नोलॉजी बोर्ड के साथ, अबाउट, ठीक है, इसके साथ। और याद रखिएगा, सूर्यास्त्र और रैमजेट दोनों इंडिजिनियसली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी है और लॉन्चर है। चलिए, जैसे मैंने बताया, रैमजेट एयर ब्रीदिंग टेक्नोलॉजी है, इंजन है विद नो मूविंग पार्ट्स होता है, एफिशिएंटली भी काम करता है, ठीक है। चलिए, अब हम नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। तो इंडियन आर्मी ने 2026 को डिक्लेयर किया है, क्या, किस नाम से? ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी से। तो ये याद रखिएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्ट बन सकता है कि इंडियन आर्मी ने इस साल यानी कि 2026 को ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी के साथ इसको इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो इस इनिशिएटिव का मेन एम क्या है, अब हम उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, ये नाम देने से उनका जो मेन एम ये था कि हम इस साल जो है कनेक्टिविटी को और ज्यादा इंप्रूव करने वाले हैं। हमारा जो मेन एम होगा, ठीक है, वो है नेटवर्किंग, वो है कनेक्टिविटी। हम साथ ही साथ जो है डिसीजन मेकिंग पे और भी ज्यादा इंप्रूव किया जाए, और साथ ही साथ जो कम्बैट इफेक्टिवनेस है ना, यानी कि जितने भी कम्बैट मिशंस हो रहे हैं, उसमें उनका इफेक्टिवनेस को शो करने के लिए, उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए इस चीज को ये इनिशिएटिव रखा गया है। साथ ही साथ इसका काम क्या होगा कि एक आगे के लिए, फ्यूचर के लिए हम एक रेडी फोर्स बनाने वाले हैं। फ्यूचर के लिए हम एक रेडी फोर्स बनाने वाले हैं, जिसमें ग्रेटर रेजिलियंस एंड ऑपरेशनल एजिलिटी होने वाली है, ठीक है। अब पिछले साल की अगर हम बात करें, तो पिछले साल की, जैसे इस साल 26 का इंडियन आर्मी ने एक थीम रखा है, 2024-2025 के लिए भी इंडियन आर्मी ने उस ईयर को ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन बोला था। चलिए, अब हम अपॉइंटमेंट सेक्शन में आते हैं। तो महाराष्ट्र के जो अभी डीजीपी बने हैं, न्यूली अपॉइंट हुए हैं महाराष्ट्र के डीजीपी, वो है हमारे सदानंद वसंत दाटे। तो वो अभी महाराष्ट्र के एज अ डीजीपी वो अपॉइंट हुए हैं। रिसेंटली अभी हमने कुछ सेशन पहले हमने देखा था कि हरियाणा के भी 42nd डीजीपी अपॉइंट हुए हैं। उनका नाम आप मुझे बताइएगा, ठीक है। इन्होंने किसको सक्सीड किया? इन्होंने रश्मि शुक्ला को सक्सीड किया है, जो कि महाराष्ट्र स्टेट की पहली वुमेन
चीफ थी, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र स्टेट की पहली वुमेन चीफ थी। अब देखिए ये जो डीजीपी रैंक होता है किसी भी स्टेट के, जो पहली बात तो जो पुलिस होता है वो स्टेट लिस्ट में आती है। अब किसी भी स्टेट में जो पुलिस का जो सबसे हेड पोजीशन होता है वो होता है डीजीपी, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो यही अभी डीजीपी बने हैं कौन, हमारे मिस्टर सदानंद वसंत दाते, उन्होंने सक्सीड किया रश्मि शुक्ला। ये याद रखिएगा कि वो स्टेट की पहली वुमेन पुलिस चीफ रह चुकी है, ठीक है। चलिए अपॉइंटमेंट भी हो गया, अब हम आते हैं नेशनल न्यूज के बारे में। और जो हमारा पहला टॉपिक है नेशनल न्यूज, वो है हमारा राहवीर इनिशिएटिव के बारे में, वो है राहवीर इनिशिएटिव के बारे में। तो अभी हम इस इनिशिएटिव को अगर हम ब्रेक करें इसको राहवीर के बारे में, तो राह मतलब होता है रास्ता, और वीर मतलब क्या होता है, वीर मतलब होता है हीरो, यानी कि हीरोज ऑफ द रोड जो है इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हम इजी लैंग्वेज में इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये स्कीम किसके द्वारा लाया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, उन्होंने लॉन्च किया है। अब देखिए ये स्कीम जो ये राहवीर स्कीम है, इसका मेन क्या ऑब्जेक्टिव है, तो आज के टाइम में देखेंगे, आज के टाइम या पहले भी आज बहुत ज्यादा बढ़ गया है रोड एक्सीडेंट्स। आज के टाइम में इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है रैश ड्राइविंग, जो भी सर्टेन रीजंस की वजह से। तो जब भी कोई रोड एक्सीडेंट होता है, तो उस एक्सीडेंट के तुरंत जो इमीडिएट 1 आवर होता है, जिसको कि हम गोल्डन आवर कहते हैं, उसको हम गोल्डन आवर कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा पीरियड होता है, गोल्डन आवर होता है, जिसमें कि अगर हम करेक्ट मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करें तो उस विक्टिम की जान जो है वो बचाई जा सकती है। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या होता है कि जब भी एक रोड एक्सीडेंट होता है, तो जो एक्चुअली में हेल्प, बहुत लोग आप आज के टाइम में देखेंगे कि वो सोशल मीडिया पे डालना शुरू कर देते हैं, वो वीडियोस लेने शुरू कर देते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि जेन्युइनली हेल्प करना चाहते हैं उन विक्टिम्स को, लेकिन वो हेजिटेट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लॉ में देखा जाए तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है। अगर आप किसी विक्टिम को, स्पेशली रोड एक्सीडेंट विक्टिम को आप अगर हेल्प करने जाएंगे, तो आपको बहुत ही ज्यादा लीगल कॉम्प्लिकेशंस फेस करना पड़ता है, जो कि कोई एक नॉर्मल सिटीजन उस चीज के लिए रेडी नहीं होता है, ठीक है। तो इस चीज को जो है इम्प्रूव करने के लिए ये स्कीम लॉन्च किया गया है, जिसको कि राहवीर स्कीम यानी कि गुड समैरिटन स्कीम बोला गया है, जिसमें कि जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने इंश्योर किया है ये चीज कि जितने भी गुड समैरिटन है, यानी कि जितने भी प्योर, जिनकी नीयत होगी हेल्प करने की, जिनका जो इंटेंशन होगा वो हेल्प करने का होगा, उनको अश्योरेंस दे रहे हैं कि आप पर कोई भी लीगल कॉम्प्लिकेशन नहीं होने वाला है। आप उनकी आप हेल्प कर सकते हैं, बदले में उनके ऊपर कोई भी लीगल कॉम्प्लिकेशन या फिर कोई भी टाइप का पुलिस हैरेसमेंट या मेडिकल हैरेसमेंट नहीं होने वाला है उनके ऊपर, ठीक है। तो ये स्कीम एनकरेज किया है बाय स्टैंडर्ड्स टू हेल्प रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स विदाउट फियर ऑफ लीगल एंड प्रोसीजरल हैरेसमेंट, ठीक है। तो ये जो इनिशिएटिव है इसको सेक्शन 134A के अंदर नोटिफाई किया गया है, अंडर मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। तो ये सेक्शन 134A भी वही कहता है कि अगर कोई एक ऐसा राहवीर है या फिर गुड समैरिटन है जो कि प्योर इंटेंशन के साथ विक्टिम की हेल्प करने जा रहा है, तो उस पर कोई भी टाइप का लीगल हरासमेंट या फिर मेडिकल हरासमेंट या कोई भी टाइप की हरासमेंट और कॉम्प्लिकेशंस नहीं दी जाएगी, और इसका एश्योरेंस उनको दिया गया है। ये इससे क्या होने वाला है, तो देखिए जो मैंने कहा गोल्डन आवर, ठीक है, जो गोल्डन आवर होता है एक्सीडेंट के तुरंत जो 1 घंटा होता है, जिसमें प्रॉपर मेडिकल असिस्टेंस से विक्टिम की जान बचाई जा सकती है। तो इससे क्या होगा कि उन सिटीजन्स को एक प्रोटेक्शन मिलेगा, किससे, पुलिस से, लीगल एंड हॉस्पिटल रिलेटेड हैरेसमेंट से। चलिए की फीचर्स की बात करें तो जिन्होंने गुड फेथ रखा उन पे कोई भी लाइबिलिटी नहीं होगा, चाहे वो क्रिमिनल हो या सिविल हो, ठीक है। और साथ ही साथ जो है इन लोगों का जो हेल्प कर रहे हैं सिटीजन्स, उनकी जो आइडेंटिटी है उसको पूरी तरह से अनोनिमस रखी जाएगी, डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, उनकी पर्सनल डिटेल्स को रिवील नहीं किया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ जो है पुलिस इंटरेक्शन सबसे ज्यादा मिनिमम होगा, उनको अश्योर किया जाता है कि आपको मतलब पुलिस हैरेसमेंट और कोई भी लीगल चक्करों में आपको नहीं पड़वाया जाएगा। साथ ही साथ जो है ये कैश अवार्ड भी दिया जाएगा, पर ये कैश अवार्ड स्टेट टू स्टेट डिपेंड करेगा कि कौन सा स्टेट कितना किस सिचुएशन में वो कितना कैश अवार्ड देना चाहेगा। तो एक एवरेज की बात करें तो 25,000 का कैश रिवॉर्ड मिलेगा, और साथ ही साथ आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन भी मिलेगा, ठीक है, अगर आप साल में ऐसा 5 एक्ट यानी कि 5 ऐसा हेल्प अगर आप करते हैं तो।
चलिए नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। तो ये है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में। ठीक है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि ये जो स्कीम है, ये योजना है, ये खत्म हो चुकी है। तो अब इस स्कीम के बारे में बात करते हैं। तो इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 2017 में। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, तो अब इसका जो मेन एम है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है, तो इंडिया में जितनी भी नेटल वुमेन है, नेटल यानी कि एंटी नेटल कह सकते हैं, यानी कि कंसेप्शन से लेके डिलीवरी डेट तक जो पीरियड होता है उसको हम एंटी नेटल कहते हैं। इसलिए यहाँ पे ये वर्ड लिखा है एंटी नेटल केयर, यानी कि कंसेप्शन से लेके डिलीवरी डेट तक जो पीरियड होता है आपका 9 मंथ्स का, उस चीज को हम एंटीनेटल पीरियड बोलते हैं। अब इस योजना का जो मेन एम ये है कि जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन है उनको एक प्रॉपर एंटीनेटल केयर प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, जिसमें से उनको फ्री एंड अश्योर्ड एंड क्वालिटी एंटीनेटल केयर दिया जाए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी केयर दे देंगे, एक क्वालिटी, हाई क्वालिटी, फ्री इनिशिएटिव जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन है उनको दिया जाए, ताकि जो हमारे कंट्री का जो फर्टिलिटी रेट है वो ड्रॉप ना हो, और एक जो है गुड रेंज में हमारा फर्टिलिटी रेट मेंटेन हो। क्योंकि जितना मदर का केयर होगा, जितना प्रेग्नेंट मदर का, प्रेग्नेंट वुमेन का केयर होगा, उतना ही देखा जाए तो एक हेल्दी बेबी पैदा होने का चांसेस होता है। चलिए अब हम बात करें तो इस स्कीम का जो है वो कवरेज कब होगा? तो प्रेगनेंसी के जो सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर है, तो इसमें मोस्टली जो है इस स्कीम को कवर किया जाएगा, इनिशिएट किया जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसकी की फीचर्स की बात करें तो इसमें कुछ कुछ आपको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि जो आपकी ऑबगाइंस के जो स्पेशलिस्ट हो गए, आपके रेडियोलॉजिस्ट के स्पेशलिस्ट हो गए, और फिजिशियन, साथ ही साथ इंक्लूडिंग इसमें सिर्फ गवर्नमेंट प्रैक्टिशनर्स नहीं होंगे, इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स या प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स भी किए जाएंगे। ठीक है, अब साथ ही साथ फ्री एंटीनेटल केयर की हम बात करें तो देखिए इसमें आपके फ्री चेकअप कराया जाएगा, एक वन फ्री अल्ट्रासाउंड आपका कंडक्ट कराया जाएगा, और साथ ही साथ कुछ कुछ फ्री मेडिसिन भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे कि आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एंड कैल्शियम मेडिसिन प्रोवाइड किया जाएगा। क्योंकि आयरन और कैल्शियम एक ऐसा सप्लीमेंट है जो कि बेबी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर प्रेग्नेंट वुमेन के बॉडी में आयरन लेवल्स कम हो जाता है, यानी कि बॉडी में ब्लड बनना, आरबीसी बनना कम हो जाएगा, और एक चांस हो जाता है कि बेबी को अनीमिया हो सकता है। और अगर हम कैल्शियम की बात करें, अगर प्रेग्नेंट वुमेन को के बॉडी में कैल्शियम लेवल्स कम है और उसको कैल्शियम सप्लीमेंट्स नहीं दिया जा रहा है, उसकी डिफिशियंसी हो रही है, तो एक बहुत हाई चांस होता है कि बेबी के बॉडी में भी जो है विटामिन डी यानी कि कैल्शियम की बहुत भारी कमी होगी, और बेबी कुछ कुछ कैल्शियम रिलेटेड प्रॉब्लम से डील कर सकता है, जैसे रिकेट्स हो जाएंगे, ऑस्टियोपोरोसिस, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसलिए उनको जो फ्री मेडिसिन फोकस किया गया है वो है फॉलिक एसिड पे और कैल्शियम टैबलेट्स पे, उनका मेजर फोकस कराया गया है। ठीक है, अब ये जो दवाई है किसी भी जो पब्लिक हेल्थ सेंटर है वहाँ के हर मंथ जो 9 तारीख है, ठीक है, 9th ऑफ एवरी मंथ, तो ये पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज में ये मेडिसिन प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, अब साथ ही साथ जो है प्रेगनेंसी इंडिकेशन भी दिया जाएगा। चेक करने के बाद आपको ये भी बताया जाएगा कि आपका प्रेगनेंसी का क्या सिग्नल है, यानी कि अगर आपका प्रेगनेंसी नॉर्मल है, आपका हेल्दी प्रेगनेंसी है, कोई रिस्क नहीं है, तो आपको एक ग्रीन स्टिकर दिया जाएगा विच विल इंडिकेट कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो काफी नॉर्मल है और बेबी को कोई हार्म नहीं होने वाला है, एक हेल्दी बेबी होने वाला है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी में थोड़ा सा भी रिस्क हो या फिर एक बहुत मेजर रिस्क हो, तो आपको एक रेड स्टिकर दिया जाएगा विच विल इंडिकेट अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। चलिए अब हम नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। तो एक बहुत ही हिस्टोरिक न्यूज जिसके बारे में हम बात करने वाले वो ये है कि अभी इंडिया ओवरटेक कर चुकी है चाइना को राइस प्रोडक्शन में। हमेशा से इंडिया ओवरटेक करी थी पॉपुलेशन के टर्म्स में, लेकिन इस बार इंडिया ने ओवरटेक किया है चाइना को राइस प्रोडक्शन के टर्म्स में। तो इस बार इंडिया का जो राइस आउटपुट हुआ है वो कितना है? वो कुछ 150.18 मिलियन टन के आसपास जो है वो इंडिया की राइस आउटपुट है, जिसने चाइना को बीट किया है। और चाइना का क्या है? 145.28 मिलियन टन ये है आउटपुट। ठीक है, अब इस चीज को किसने
स्टेट किया है, किसने बताया है? तो ये बताया गया है यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर के बारे में। और ये किस साल का डेटा है? ये आपका है 2024-25 के डेटा के हिसाब से बोला गया है, ठीक है। अब हम इकोनॉमिक सर्वे की बात करें, जो 2023-24 की जो इकोनॉमिक सर्वे, सिंस ये रिपोर्ट 24-25 की है, तो हम इकोनॉमिक सर्वे 23-24 की अगर हम बात करें, तो इंडिया में जो हाईएस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, वो है सबसे पहला, वो है आपका तेलंगाना, ठीक है, और साथ ही साथ आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है, तेलंगाना फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश। तो याद रखिएगा, इंडिया में करंटली तेलंगाना हाईएस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट में से एक है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब कुछ हम राइस प्रोडक्शन की इंडिया में बात करें, तो देखिए, राइस एक ऐसा क्रॉप है जिसको कि बहुत ज्यादा इरिगेशन की जरूरत होती है, यानी कि वाटर इसको काफी ज्यादा जरूरत होता है। अब देखिए, इसका ग्रोथ की अगर हम बात करें, तो हॉट एंड ह्यूमिड रीजन्स में जो है इसका ग्रोथ होता है। और साथ ही साथ ये इंडिया के किन किन रीजन्स में इसका प्रोडक्शन देखा गया है? जो ईस्टर्न रीजन है, यानी कि जो मेनली जो गंगा बेसिन हो गया, ब्रह्मपुत्रा बेसिन हो गया, ठीक है, इस रीजन में इसका प्रोडक्शन है। और साथ साथ जो सदर्न एरिया है, जो सदर्न ईस्टर्न पोर्शन है हमारा, यानी कि जो गोदावरी, कृष्णा गोदावरी जो हमारी प्लेन्स है ना, कृष्णा कृष्णा होगी, गोदावरी हो गई, कावेरी, ये सब जो प्लेन्स है, इन पे भी राइस प्रोडक्शन काफी ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये वाटर अवेलेबिलिटी की बात करें, तो राइस को बहुत ज्यादा वाटर की जरूरत होती है, किसके लिए? ग्रो करने के लिए, प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। अब इरिगेशन ड्रिवन एरियाज की बात करें, तो जिस रीजन में रेनफॉल बहुत ज्यादा कम होती है, तो वहां पे जो है हम वाटर स्ट्रेस को कम करने के लिए हम ट्यूबवेल्स का यूज करते हैं, इरिगेशन कैनाल्स की हम यूज करते हैं, ठीक है। अब हिली रीजन्स में बात करें, तो हिली रीजन्स में भी नॉर्थ इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट रीजन्स है, वहां पे भी राइस कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है। अब वहां पे राइस कैसे ग्रो किया जाता है? देखिए, सिंस वहां पे जो है एक टेरेन रीजन होता है, एक हिली रीजन होता है, और मोस्टली जो है वहां पे जो जितने भी कल्टीवेशन वगैरह होती है, वो टेरेस पे होती है ना, जिसको हम टेरेस कल्टीवेशन बोलते हैं, स्टेप कल्टीवेशन बोलते हैं। तो वहां पे एक कंट्रोल वाटर फ्लो के साथ जो है आपकी राइस को टेरेस पे उगाए जाते हैं, यानी कि स्लोप्स को कट कर करके टेरेस बना के उस पे राइस की प्रोडक्शन की जाती है, ठीक है। अब इस चीज से जो क्या है, इंडिया एग्रीकल्चर में एक एज अ ग्लोबल पावर इमर्ज करने जा रहा है। क्यों? क्योंकि राइस एक स्टेपल फूड है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया में तो खास करके स्टेपल फूड है ही, लेकिन ग्लोबली भी देखें तो राइस एक स्टेपल फूड माना जाता है। और अब जो है इंडिया ग्लोबली लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, किसका? राइस का। और सिर्फ ग्लोबली लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है इंडिया राइस का, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा हिस्टोरिक न्यूज है, बहुत ही एक अचीवमेंट है इंडिया के लिए, इंडिया के इकोनॉमी के लिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। तो इंडिया ने लॉन्च किया है फर्स्ट ट्रॉपिकल RAS बेस्ड रेनबो ट्राउट, ठीक है। तो इंडिया ने अपना पहला ट्रॉपिकल RAS बेस्ड रेनबो ट्राउट उन्होंने लॉन्च किया है। तो पहले ही जान लेते हैं ये RAS क्या होता है, और दूसरा ये रेनबो ट्राउट क्या होता है। देखिए, रेनबो ट्राउट जो होता है वो एक टाइप ऑफ मछली होती है, जो कि बहुत ही कोल्ड रीजन्स में पाई जाती है, स्पेशली जो नॉर्दर्न और हिमालयन रिवर्स हैं, उस रिवर में ये पाई जाती है। और ये काफी कोल्ड वाटर्स में जो है ये मछली ग्रो करती है। मेनली इनका हैबिटेट जो है वो कोल्ड वाटर में है। तो याद रखिएगा, रेनबो ट्राउट एक काइंड ऑफ मछली है जो कि कोल्ड वाटर्स में पाई जाती है, ठीक है। अब ये RAS क्या होता है? तो RAS जो है एक टेक्नोलॉजी है जिसका की फुल फॉर्म है रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम। क्या है? रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम। तो ये RAS क्या है? देखिए, ये एक ऐसा सिस्टम है, एक मशीन है, जिसमें से कि जो पानी है ना, पानी को वापस से रिसाइकल, रीयूज और फिल्टर करके उसको बार बार जो है यूज किया जाएगा। किसके लिए? फिश के, जो रेनबो ट्राउट है उसके प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। ये जो है उसके जो रेनबो ट्राउट जो मछली है उसके हैबिटेट को आइडेंटिफाई करने में, उस वाटर को वैसा जो है कंडीशन प्रोवाइड करने के लिए जो है आपका, उस हिसाब से इस मशीन को सेटअप किया गया है। और अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि अब ये फिश जो है इसका कल्टीवेशन सिर्फ कोल्ड वाटर में नहीं, यानी कि सिर्फ बहुत ही कह सकते हैं पोलर क्लाइमेट्स में नहीं, इसको हम अब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में भी इसका कल्टीवेशन कर सकते हैं ऑल ओवर द ईयर इस टेक्नोलॉजी की मदद से, ठीक है। तो ये कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ है? ये आपका तेलंगाना में स्टैब्लिश हुआ है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो ये इंडिया का पहला कमर्शियल स्केल ऐसा टेक्नोलॉजी है, यानी इंडिया का पहला कमर्शियल स्केल है, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस है। और इसको सेटअप किसने किया है? स्मार्ट ग्रीन एक्वाकल्चर लिमिटेड ने। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। तो अंडमान एंड निकोबार में
हमारे यूनियन होम मिनिस्टर ने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। कितने रुपीज 373 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया गया है। तो उनका जो मेन हाईलाइट है, मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम सिंस अंडमान एंड निकोबार का जो है फ्रीडम के टाइम से ही, इंडिपेंडेंस से ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस, हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस रहा है हमारे मेन लैंड के लिए। तो इस अंडमान एंड निकोबार को जो है डेवलप करना इंडिया का फर्ज बनता है, और साथ ही साथ कि ये ग्लोबली इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट करे, इसको एक टूरिज्म का हब बनाया जाए और इससे जो है इकोनॉमी भी जनरेट हो सके। तो ये इनका मेन जो है आइडियोलॉजी है, ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो एक फाइनेंशियल बर्डन से लेके इसको कंट्रीब्यूटर तक इसको डेवलप करना है, किसको, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को। ठीक है, साथ ही साथ जो है एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी इस्टेब्लिश किया गया है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, और ऑल्सो एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, तो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है, उसको शोकेस किया गया एज अ फ्यूचर ग्लोबल कार्गो एंड टूरिज्म हब। सिंस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एक आइलैंड टेरिटरी है, और वहाँ पर आपकी इंडियन नेवी की बेस है, आपकी कोस्ट गार्ड की जो है बेस है, और साथ ही साथ जो है उसको हम एक कह सकते हैं टूरिज्म, एक टूरिज्म हब तो वो है ही, साथ ही साथ जो है हम उसको एक कार्गो हब बनाने के लिए भी हम जो है काफ़ी ज़्यादा कीन है कि हम इस प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट कराए। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो रिसेंटली जो है एक ट्रेन जो है पीपलकोटी टनल के अंदर जो है उसकी इंजरी हो चुकी है, यानी कि बहुत सारे लोग जो है इंजर हो चुके हैं इस ट्रेन में। अराउंड 60 पीपल वे इंजर्ड व्हेन अ लोको ट्रेन कैरिंग वर्कर्स हिट्स अ गुड ट्रेन इन द पीपलकोटी टनल ऑफ द विष्णुगढ़ पीपलकोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यानी कि एक लोको ट्रेन ने, यानी कि एक पैसेंजर कैरिंग ट्रेन ने एक गुड्स ट्रेन को जो है उनके बीच एक्सीडेंट हो गया है, और करीब 60 लोग जो है वो इंजर हो चुके हैं। ठीक है, तो ये एक हाइड्रो प्रोजेक्ट है जो कि किस रिवर पे चलता है, ये जिस जो हाइड्रो प्रोजेक्ट की बात हुई है ना, विष्णुगढ़ पीपलकोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, तो इसकी हम बात करें तो ये किस रिवर पे काम कर रहा है, ये अलकनंदा रिवर पे ये काम करती है। ठीक है, तो देखिए अब अलकनंदा रिवर के बारे में तो हम सब जानते हैं। तो ये अलकनंदा जो है, अलकनंदा जब भागीरथी के साथ मिलती है देव प्रयाग में, कहाँ पे, देव प्रयाग में, तो ये गंगा रिवर को जन्म देती है। तो ये किसको जन्म देती है, ये गंगा रिवर को जन्म देती है। ठीक है, चलिए डेवलपर की बात करें तो ये THDC इंडिया लिमिटेड ने बनाया है इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को। नेक्स्ट की बात करें तो एक बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड एक आर्टिकल है कि कर्नाटका में एक ऐसा बहुत ही रेयरेस्ट लेपर्ड स्पॉट किया गया है, जिसको कि स्ट्रॉबेरी लेपर्ड, ग्लोबली स्ट्रॉबेरी लेपर्ड बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो आउटर कोट है ना, वो हल्का हल्का रेडिश पिंक कलर का है, तो इसीलिए ग्लोबली जो है इसको हम स्ट्रॉबेरी लेपर्ड के नाम से जानते हैं। लेकिन इंडिया में जो है उसके कोट को नजर देखते हुए इसका नाम सैंडलवुड चीता रखा गया है, क्योंकि उनको ये लगता है ये कलर जो है वो सैंडलवुड लकड़ी के साथ थोड़ा थोड़ा मैच करती है, इसलिए उसका नाम जो है सैंडलवुड लेपर्ड रखा गया है। ठीक है, तो इसको जो है अभी कर्नाटका में स्पॉट किया गया। ये एक बहुत ही, बोलते ना, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर स्पीशीज है लेपर्ड का। अब इंडिया में इसको लास्ट जो है स्पॉट किया गया था वो राजस्थान में किया गया था 2021 में, और ग्लोबली बात करें तो इसको साथ ही साथ साउथ अफ्रीका में भी एक बार स्पॉट किया गया है, और एक बार इसको तंजानिया में भी स्पॉट किया गया है। किसको? स्ट्रॉबेरी या फिर सैंडलवुड लेपर्ड को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो थड़ाओ लैंग्वेज के बारे में है। अब थड़ाओ लैंग्वेज क्या होता है, तो थड़ाओ मणिपुर में एक कम्युनिटी है जिसको कि हम थड़ाओ कम्युनिटी कहते हैं, तो उसका जो लोकल लैंग्वेज है उसी को थड़ाओ लैंग्वेज बोला गया है। अब ये न्यूज में क्यों है, चलिए बताते हैं। देखिए 2023 में जब मणिपुर में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो वहाँ की जो रेडियो सर्विसेज थी उन्होंने अपनी सर्विसेज को टेम्पररी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उन्होंने बंद कर दिया था। पहले जो ये रेडियो स्टेशन है जिसको कि प्रसार भारती बोलते हैं, तो वहाँ पे जो AIR चलता था, यानी कि ऑल इंडिया रेडियो चलता था इम्फाल में, मणिपुर में, तो वो एक लाइव शो चलता था, ब्रॉडकास्ट होता था किस, इस थड़ाओ लैंग्वेज में, जिसको कि टेम्पररी शट डाउन कर दिया गया था। अब जो है इस प्रसार भारती ने वापस से गवर्नमेंट को उन्होंने एक एप्लीकेशन, एक रिक्वेस्ट भेजा है कि हम वापस से मणिपुर में इस थड़ाओ लैंग्वेज में जो है हम
अपना शो शुरू करना चाहते हैं, हम एक ब्रॉडकास्ट वापस से लॉन्च करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब हम इस लैंग्वेज के बारे में देखें तो ये जो थड़ाव कम्युनिटी है ये कहाँ पर रहती है, ये इम्फाल वैली के बगल में एक हिल है, एडजेसेंट में हिल है, तो ये कम्युनिटी वहां पर रहती है। और इस कल्चर का सिमिलैरिटी अगर हम देखें तो किसके साथ है, चिन कुकी मीजो कम्युनिटी के साथ ये जो कल्चर है, ये थड़ाव कम्युनिटी अपना कल्चर शेयर करती है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं, तो वो है आपका रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026, जो कि कहाँ होने वाला है, राजस्थान में होने वाला है। कब, जनवरी 6 को, ठीक है, जनवरी 6 को ये होने वाला है, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 राजस्थान जयपुर में। चलिए अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो कुछ दिन पहले भी मुझे लगता है सेशन में हमने थैलेसीमिया की बात की थी, जहाँ सतना में एक हॉस्पिटल में लोग बच्चे मर रहे थे थैलेसीमिया से। तो आज का भी जो न्यूज ऐसा है कि यूएस एफडीए ने थैलेसीमिया डिजीज के लिए उन्होंने एक ओरल पिल को अश्योर किया है, यानी कि उन्होंने अप्रूव किया है एक ओरल पिल, पहला ओरल पिल किस बीमारी के लिए, थैलेसीमिया डिजीज के लिए। अब थैलेसीमिया डिजीज क्या होता है, देखिए ये एक जेनेटिक बीमारी होती है, ये एक जेनेटिक इनहेरिटेड, ठीक है, जेनेटिक बोल दीजिए या फिर इनहेरिटेड डिजीज कह दीजिए, और ये एक ब्लड डिसऑर्डर होता है, यानी कि यहाँ इस हमारे शरीर में इस बीमारी से जो इम्पैक्ट होता है वो हमारे ब्लड में होता है, ठीक है। अब देखिए थैलेसीमिया क्या करती है, तो हमारे बॉडी में जो है एक फिक्स रेंज दिया गया है कि हमारे बॉडी में जो है आरबीसी काउंट इतना होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बताऊं कि हमारे एक नॉर्मल ह्यूमन हेल्दी बॉडी में अगर आप 100 ml ब्लड लेते हो, अगर आप 100 ml ब्लड लेते हो तो उसमें जो हेमोग्लोबिन का कंटेंट होना चाहिए वो आपका 12 टू 16 ग्राम होना चाहिए, किसमें, 100 लीटर्स ऑफ ब्लड में, जिसको कि एक हेल्दी अमाउंट माना गया है। तो थैलेसीमिया में क्या होता है ना कि बॉडी का जो एबिलिटी होता है आरबीसी प्रोड्यूस करने का, वो सिग्निफिकेंटली मतलब वो बहुत ड्रॉप हो जाता है, यानी कि जितना प्रोड्यूस करना चाहिए बॉडी उतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ह्यूमन बॉडी है जो किस बीमारी से सफर कर रहा है उसको बहुत बोलते हैं ना अक्यूट एनीमिया हो जाता है, उसको बहुत ही एक मेजर एनीमिया हो जाता है, और उसे विद टाइम टू टाइम ब्लड ट्रांसफ्यूजन की उसको जरूरत पड़ती है, ठीक है। चलिए बॉडी प्रोड्यूसेस फ्यूअर हेल्दी हेमोग्लोबिन प्रोटीन्स एंड योर बोन मैरो प्रोड्यूसेस फ्यू हेल्दी आरबीसीज, जैसे मैंने बताया एबिलिटी खत्म हो जाता है, तो उसी के लिए जो है ओरल पिल को अप्रूव किया गया है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, तो इंडिया ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एक 3D मशीन बनाया है ऑटोमेटिक वेदर डिटेक्शन के लिए, और ये किसके द्वारा किया गया है, इनिशिएटिव है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटेरोलॉजी, और ये किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। और ये जो पूरा 3D ऑटोमेटिक मशीन है इसको किस मिशन के अंदर बनाया गया है, इसको बनाया गया है मिशन मौसम के अंदर, ठीक है, इसको बनाया है, याद रखिएगा, मिशन मौसम के अंदर। अब देखिए ये मिशन मौसम क्या है, तो ये आपका कुछ 2000 करोड़ का एक इनिशिएटिव है, जो कि जो इंडिया का जो वेदर फोरकास्ट है, यानी कि जो इंडिया का ब्रॉडली कह सके जो मीटेरोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसको इम्प्रूव करने के लिए हमने इस मिशन को लॉन्च किया था। इस मिशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि जितने सारे, जैसे ये वेदर डिडक्शन हो गया, आपका पोल्यूशन चेक हो गया, आपका क्लाइमेट से रिलेटेड हो गया, और जो भी आपके फैक्टर्स होते हैं जो आपकी मीटेरोलॉजी के अंदर आपके आती है, तो उस चीज में जो है हम अपने आप को और भी ज्यादा इम्प्रूव करें विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, तो इसी के लिए इस 3D मशीन को लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये वेदर डेटा में गैप्स को भरती है, स्पेशली जो क्लाइमेट सेंसिटिव एरियाज होती है वहां पर एक एक्यूरेट जो प्रिसीजन के साथ जो है वो डेटा को रिलीज करने का अब वो काम करेगी, ताकि फोरकास्ट में एक एक्यूरेसी हमारी इंप्रूव हो सके। चलिए अब इंटरनेशनल न्यूज के बारे में बात करते हैं, तो एक डॉक्ट्रिन काफी चर्चे में आई है, मोनरो डॉक्ट्रिन, ठीक है, मोनरो डॉक्ट्रिन। अब काफी दिनों से हम सुन रहे हैं जो यूएसए और वेनेजुएला की जो कॉन्फ्लिक्ट है काफी दिनों से चल रही है, और हमारे इस सेशन में भी हमने 2 बार डिस्कस किया है कि कैसे यूएसए ने एयर स्ट्राइक किया है वेनेजुएला की कैपिटल पर, और साथ ही साथ जो यूएस प्रेसिडेंट है उन्होंने वेनेजुएलन प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ को जो है कैप्चर कर लिया है। तो अब जो है यूएसए ने एक स्टेटमेंट दिया है कि उन्होंने जो ये कैप्चर किया है अपने इस एक्ट को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने एक डॉक्ट्रिन को बीच में वो लेकर आए हैं जिसका नाम है मोनरो डॉक्ट्रिन। आप जानते हैं ये मोनरो डॉक्ट्रिन क्या होता है, ठीक है। तो ये मोनरो डॉक्ट्रिन जो है ये यूएसए का एक फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है, यूएसए का एक फॉरेन पॉलिसी है। ये कब लाया गया था, 19th सेंचुरी में,
ठीक है। ईयर की बात करें तो वो है 1823, ठीक है। तो ये मोनरो डॉक्ट्रिन उस 1823 यानी 19th सेंचुरी के टाइम में जो यूएस के प्रेसिडेंट थे जेम्स मोनरो, उन्होंने इस फॉरेन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। ये क्यों इंट्रोड्यूस कराया गया था, क्या है मेन इसका ऑब्जेक्टिव, उस सब के बारे में हम जानेंगे। देखिए उस टाइम क्या हो रहा था ना कि जो सदर्न और सेंट्रल अमेरिका था, तो बहुत सारी जो ऐसी थी वो ना इंडिपेंडेंट हो रही थी, किससे, स्पेन और पोर्चुगल से, ठीक है। तो अब यूएसए को एक डर था कि जो यूरोपियन पावर है, ठीक है, यानी कि ब्रिटेन हो गया, यूनाइटेड किंगडम्स हो गया, तो ये जो यूरोपियन पावर है ये अमेरिका में आके ये अपनी कॉलोनीज ना एस्टैब्लिश कर ले, ये एक कंट्रोल, एक डोमिनेंस ना एस्टैब्लिश कर ले। तो यूएसए को बहुत ज्यादा इस चीज का डर था। तो इसलिए जो उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे जेम्स मोनरो, उन्होंने इस डॉक्ट्रिन को लाया। ये डॉक्ट्रिन को एक टाइप का लॉ नहीं है, ये एक काइंड ऑफ वार्निंग पॉलिसी है, किसके लिए, अमेरिकन यूनियन के लिए। तो उनका कहना ये है, चलिए, तो उनका कहना ये है कि उन्होंने एक वार्निंग दिया, एक पॉलिसी के थ्रू, एक वार्निंग के थ्रू उन्होंने ये कहा कि उनके हिसाब से पहली बात तो उस टाइम क्या होता था कि जो ये ग्लोब है, तो जो पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर यानी कि वेस्टर्न मतलब अमेरिका, अकॉर्डिंग टू देम, तो उनका ये स्टेटमेंट ये रहा है, इजी लैंग्वेज में कहे तो अमेरिका हमारा है, यूरोप तुम्हारा है, यानी कि अमेरिका में यूरोप का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा और साथ ही साथ यूरोप में भी अमेरिका का इंटरफेरेंस नहीं होगा, यानी दोनों कंट्री जो है अपना सोवरेन और इंडिपेंडेंट रहेंगे। अमेरिका को यूरोप से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और साथ ही साथ यूरोप को भी अमेरिका से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने इस चीज को समअप करके बताया है, ठीक है। अब और भी कुछ कुछ अगर हम इसकी बात करें, इस डॉक्ट्रिन की बात करें, तो उनका मेजर ऑब्जेक्टिव यही था, उनको ये डर था कि यूरोपियन जो है वो आपका कॉलोनीज ना एस्टैब्लिश कर दे। साथ ही साथ अमेरिका ने ये भी बोला था यूरोप को कि जो भी वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, ग्लोब का जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर यानी कि नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, उसमें यूरोप का कोई भी कॉलोनी नहीं बनना चाहिए। आपको जहां अपना कॉलोनी बनाना है बनाओ, लेकिन अमेरिका चाहे वो नॉर्थ हो या साउथ हो, वहां पर कोई भी टाइप का यूरोपियन डोमिनेंस नहीं होना चाहिए। तो ये है हमारा मोनरो डॉक्ट्रिन, जिसको कि अभी ट्रंप ने जस्टिफाई किया है अपने एक्शंस को इस डॉक्ट्रिन के थ्रू, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा मोनरो डॉक्ट्रिन। अब हम बात करते हैं वॉल्केनो के बारे में, जो कि है माउंट बुर्नी तलोंग वॉल्केनो, जो कि कहाँ पे सिचुएटेड है, जो कि सिचुएटेड है इंडोनेशिया में। अब ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि ये इतना विद टाइम जो है ये काफी एक्टिव वॉल्केनो हो रहा है, इसमें बहुत ही रैपिड इरप्शंस हो रहे हैं। तो इसकी वजह से जो है एक वार्निंग इशू किया गया है, ठीक है, कि अब जो है ये एक काइंड ऑफ हजार्डियस हो सकता है पॉपुलेशन के लिए, क्योंकि इंडोनेशिया में जो है इस माउंटेन की वजह से, वॉल्केनो की वजह से काफी ज्यादा अर्थक्वेक्स भी देखे जा रहे हैं। अब ये जो वॉल्केनो है ये एक काइंड ऑफ स्ट्रैटो वॉल्केनो है, याद रखिएगा। अभी भी कुछ दिन पहले सेशंस में हमने दो वॉल्केनोस की बात की थी, एक रशिया में और एक इटली में, जो भी एक्टिव मोड में आ चुकी थी, वो भी स्ट्रैटो वॉल्केनो थी। और ये वाले जो वॉल्केनो है ये भी स्ट्रैटो वॉल्केनो है। और स्ट्रैटो वॉल्केनो क्या है, जो कि लावा जब हार्ड हो जाती है ना, तो उससे जो लेयर से जो वॉल्केनो बनता है, एक टॉल कोन शेप में, एक टॉल कोन शेप में जो वॉल्केनो होता है, जो लेयर से बनी है, लावा की लेयर से, उसको हम स्ट्रैटो वॉल्केनो बोलते हैं, ठीक है। इंडोनेशिया में कहाँ सिचुएटेड है, इन द प्रोविंस ऑफ एके और फॉर्म बाय मल्टीपल लेयर्स ऑफ लावा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं, तो वो हम अब G7 समिट की हम बात करते हैं। तो इस साल का जो G7 समिट होने वाला है 2026 का, उसकी जो होस्ट कंट्री होने वाली है वो होने वाली है फ्रांस। तो जी समिट क्या है, जी समिट एक 7 मेंबर्स का एक ग्रुप है, जो कि किसके बारे में मीटिंग करती है, क्लाइमेट चेंज हो गया, कुछ पॉलिसीज हो गया, इकोनॉमिक वगैरह पॉलिसीज वगैरह हो गया, तो इन सब से रिलेटेड जो है इनकी एक मीटिंग बैठती है, जिसको कि हम G7 मीटिंग कहते हैं। क्या इंडिया इस G7 का पार्ट है, तो नहीं, इंडिया G7 का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो 2026 और ये 52nd G7 समिट होने वाला है, और 2026 का होस्ट कौन है, वो है फ्रांस। और किस टाउन में होने वाला है, एवियन लेस ब्रेन्स में ये होने वाला है, ठीक है। जो पिछले साल का जो G7 समिट था वो कनाडा में हुआ था, और फ्रांस का जो है, फ्रांस ने जो लास्ट हुआ था आपका G7 समिट लास्ट की अगर हम बात करें, तो वो 2003 में हुआ था। फ्रांस जो होस्ट था वो 2003 में होस्ट था, और फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम फ्रांस कब होस्ट बना था, आपका 1975 में G7 का बना था, ठीक है। चलिए स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें,
तो खेलो इंडिया का जो बीच गेम्स एडिशन है वो कहाँ पर होने वाला है, वो दीयू के घोघला बीच में कंडक्ट कराने जा रहा है। ठीक है, ये कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, बाय द यूनियन टेरिटरी ऑफ दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, जो कि यूनियन टेरिटरी है। और ऑल ओवर इंडिया करीब करीब 2000 से 2100 पार्टिसिपेंट्स जो है वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और ये 5 to 10 जनवरी होने वाला है। ठीक है, इसमें 6 स्पोर्ट्स होने वाले हैं, बीच सॉकर, बीच वैली, बीच सिपेक, स्टारक्रॉप, बीच कबड्डी, पैनकेट सिलाट एंड ओपन वाटर स्विमिंग। तो ये 6 स्पोर्ट्स इसमें होने वाले। ठीक है, चलिए नॉन मेडल इवेंट्स की बात करें तो मल्लाखम एंड टग ऑफ वॉर भी होने वाला है। अब नेक्स्ट की बात करें तो लद्दाख में जो वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उन्होंने लद्दाख स्पोर्ट्स पॉलिसी को लॉन्च किया है। ठीक है, और उधर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, कविंदर गुप्ता, उन्होंने लेह में लॉन्च किया है। चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं तो पीपीए ने 65th पोर्ट फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है। तो पीपीए क्या है, पीपीए आपका है पारादीप पोर्ट अथॉरिटी। पारादीप पोर्ट अथॉरिटी, तो ये पारादीप पोर्ट कहाँ पर है, ये उड़ीसा में प्रेजेंट है, यानी कि हमारे इंडिया की ईस्टर्न कोस्ट में जो है ये आपका पारादीप पोर्ट प्रेजेंट है। और इसने अपना 65th फाउंडेशन डे मनाया है, साथ ही साथ उन्होंने अपना 21st जो पारादीप मैराथन है वो कंडक्ट कराया है, कहाँ पर 2026 में। चलिए इसका फाउंडेशन कब हुआ था, इसका फाउंडेशन हुआ था आपका 1962 ईयर में, इसलिए इन्होंने अपना 65th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है। ठीक है, तो लोकेशन इसका कहाँ पे, उड़ीसा में इसका लोकेशन है, महानदी रिवर एंड बे ऑफ बंगाल के कॉन्फ्लुएंस में। ठीक है, ये एक डीप वाटर पोर्ट है, जो हमारे ईस्टर्न जो कोस्ट है हमारे इंडिया का, ये वन ऑफ द पोर्ट्स है। साथ ही साथ जैसे डायमंड हार्बर हो गया है ना, उसी के साथ साथ हमारा पारादीप पोर्ट हो गया, विशाखापट्टनम पोर्ट हो गया, तो ये पारादीप पोर्ट आपका उड़ीसा में प्रेजेंट है। चलिए टेनिस की अगर हम बात करें तो एक अमेरिकन प्लेयर है वीनस विलियम्स, वो ऑस्ट्रेलियन ओपन में compete करने वाली सबसे ओल्डेस्ट वुमेन होने वाली है। किस एज में, एट द एज ऑफ 45। ठीक है, तो याद नाम रखिएगा, वीनस विलियम्स। ठीक है, चलिए ये कुछ करंट अफेयर्स रिलेटेड आपका रिवीजन क्वेश्चंस है। अब हम बिहार करंट अफेयर्स की बात करते हैं। तो देखिए, तो पटना में जो दानापुर एरिया है वहां पर एक कैंटोनमेंट है, इंडियन आर्मी की कैंटोनमेंट है। तो उस कैंटोनमेंट जो है उन्होंने अपनी रेजिंग डे सेलिब्रेट की है। ठीक है, यानी कि उन्होंने काइंड ऑफ अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है। और उस रेजिमेंट को हम क्या बोलते हैं, उस रेजिमेंट को हम बोलते हैं बिहार रेजिमेंट सेंटर, जिसका कि हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, दानापुर कैंटोनमेंट में। ठीक है, तो दानापुर कैंटोनमेंट की हम बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, डेकोरेटेड और इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट कैंटोनमेंट में से एक है। बिहार रेजिमेंट का जो है बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन रहा है एक्टिवली, इंडिया के जितने भी वॉर्स रहे हैं, जैसे कि हम वर्ल्ड वॉर 2 से अगर हम बात करें तो वर्ल्ड वॉर 2 से जो है बिहार रेजिमेंट का पार्टिसिपेशन रहा है, और एक्टिवली इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, चाहे वो 1971 का वॉर हो, चाहे वो 1962 का इंडो चाइना वॉर हो, वो कारगिल वॉर क्यों ना हो। तो दानापुर कैंटोनमेंट में जो बिहार रेजिमेंट है उनका एक बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा है। डेकोरेटेड वो इसलिए है क्योंकि एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ साथ इस कैंटोनमेंट ने बहुत सारे मेडल्स भी जीते हैं, जैसे कि परमवीर चक्र हो गया, वीर चक्र। तो काफी सारे ऐसे मेंबर्स थे, जो ऐसे ऑफिसर्स थे, सोल्जर्स थे, जिन्होंने ये मेडल्स को हासिल किया है। ठीक है, तो जो 8 बिहार बटालियन था उसको 1 जनवरी 1965 में रेस किया गया था। 12th को कब किया गया था, 1976 में। उनका एक बहुत ही कंट्रीब्यूशन रहा है, और हम इसलिए भी मनाते हैं कि जितने भी बिहार रेजिमेंट के सोल्जर्स थे जिन्होंने अपनी जान दी है हमारे देश के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं। अभी कुछ दिन पहले जो हमने पढ़ा था, दो हाईकोर्ट अपॉइंटमेंट के बारे में पढ़ा था। पहला एक केरला के बारे में और दूसरा पटना हाईकोर्ट के बारे में। तो पटना हाईकोर्ट की अगर हम बात करें तो कौन अपॉइंट हुआ है हमारे चीफ जस्टिस, वो है जस्टिस संगम कुमार साहू, जो कि कहाँ रह चुके हैं, जो कि पहले उड़ीसा हाईकोर्ट के जज रह चुके हैं, अभी वो पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुआ है। ठीक है, तो हाईकोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट जो होता है वो किस आर्टिकल के अंडर होता है, वो आर्टिकल 217 के अंदर इनको अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, अब इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में करंटली 25 हाई कोर्ट्स प्रेजेंट है। और अगर हम फर्स्ट इनिशियल हाई कोर्ट्स की बात करें तो वो कब इस्टेब्लिश किया गया था, पहला आपका कैलकाटा प्रोविंस में इस्टेब्लिश किया गया था, जो कि प्रेजेंट डे कोलकाता है, मद्रास में जो कि प्रेजेंट डे चेन्नई है, एंड बॉम्बे जो कि प्रेजेंट डे मुंबई कहा जाता है। ठीक है, तो 214 से 231 तक जो है हम हाई कोर्ट्स के बारे में बात करते हैं, उसके अपॉइंटमेंट के बारे में हमने पिछले वीडियोस में बात कर लिया है। ठीक है,
अब देखिए एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है कि बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि ब्रेन हैमरेज से उनका डेथ हो रहा है, विच शोज़ कि अभी काफ़ी ज़्यादा ब्रेन हैमरेज के पेशेंट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है? मेंस की हम बात करें तो अब हम इंक्लूजन ऑफ वुमेन इन इंडियाज़ ग्रीन इकोनॉमी, ये है हमारा टॉपिक, ठीक है? तो देखिए इस आर्टिकल का इस जो ये टॉपिक है इनका मेन कहना ये है कि इंडिया का जो ग्रीन इकोनॉमी है उसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, वुमेन पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर पा रही है और अगर वुमेन पार्टिसिपेट नहीं करती है तो क्या होने वाला है। देखिए एक रिपोर्ट आया है जिसका नाम है CEEW। ये एक ऐसा रिपोर्ट है जिसने ये स्टेट किया है कि इंडिया का जो टारगेट है विकसित भारत का, जो कि $3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का, उसका जो टारगेट है वो तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि हम वुमेन को इंक्लूड नहीं करेंगे किसमें, जो इंडिया की जो ग्रीन सेक्टर है, जो इंडिया की जो ग्रीन सेक्टर है, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, ग्रीन सेक्टर कुछ भी हो, तो जब तक हम उसमें वुमेन को हम इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं बनाएंगे, हम इंक्लूड नहीं करेंगे, तब तक इंडिया इस विकसित भारत एम को अचीव नहीं कर सकेगा, ठीक है? अब हम इंक्लूजन की बात करें तो देखिए इस मेन क्या है कि जितने भी नेचर बेस्ड चीज़ें हैं, ठीक है? जितने भी हम नेचुरल सोर्सेज से रिलेटेड जो हमारे कंट्री में डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसमें फीमेल का पार्टिसिपेशन जो है पार्टिसिपेशन हो गया, लीडरशिप हो गया, ठीक है? मेन स्ट्रीम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में हो, सर्कुलर इकोनॉमी में हो, नेचर बेस्ड सोल्यूशन हो, ठीक है? इससे क्या होगा जो फीमेल है जिसको जो कि काफ़ी ज़्यादा दबी हो चुकी है हमारे कंट्री में, तो क्या है जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलेगा फीमेल को ताकि वो और ज़्यादा फाइनेंशियली और सोशली इंडिपेंडेंट बन सके, ठीक है? इससे क्या होगा, देखिए उनको नहीं इंक्लूड करने से क्या है, रिपोर्ट ने तो ऑफिशियली कह ही दिया है कि विकसित भारत का तो है एम नहीं अचीव होगा। सोशली भी अगर हम देखें तो ऐसे ही वुमेन का जो स्टेटस है वो काफ़ी ज़्यादा वो मार्जिनलाइज़ है हमारी सोसाइटी में। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर उनका नहीं हो रहा है, हम उनको अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं देंगे, तो ऐसे भी वो मार्जिनलाइज़ है और विद टाइम वो और होती चली जाएगी, ठीक है? चलिए, अब हम ट्रेंड की बात करें तो ग्रोथ पोटेंशियल होने के बावजूद भी जो है वुमेन का काफ़ी कम पार्टिसिपेशन है और इस चीज़ से डील करने के लिए बहुत ज़्यादा वुमेन एम्पावर करने के लिए स्कीम्स भी बहुत सारी लॉन्च की गई है, ठीक है? एनर्जी ट्रांजिशन की बात करें तो कुछ ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी वर्कफोर्स में करीब-करीब वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो 32% के आसपास है, ठीक है? इसी तरह कुछ-कुछ अलग-अलग सेक्टर्स में अगर हम बात करें, जैसे कास्ट में बात करें तो जो दलित और आदिवासी जो कम्युनिटी है उनको उनसे बहुत ही ज़्यादा हज़ार्डियस काम कराया जा रहा है, डेंजरस काम कराया जा रहा है जो कि उनके हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, ठीक है? बहुत ही इन्फॉर्मल काम कराया जाता है और साथ ही साथ हमारी कंट्री में जो है वुमेन बहुत ही अंडरपेड काम कर रही है, यानी कि उनसे बहुत ज़्यादा काम भी करवाया जा रहा है और साथ ही साथ उनको अंडरपेड भी रखा जा रहा है। अब हम कुछ-कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ की बात करें जो कि फीमेल को यानी वुमेन को अपॉर्च्युनिटीज़ प्रोवाइड की गई है। देखिए, सबसे पहला सोलर माइक्रो एंटरप्राइजेज़ में, यानी कि जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, ठीक है? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जो वुमेन है वो सोलर ऑटोमेशन की जो है यूज़ करती है अपने बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए। अगर हम इसको पढ़े, रिड्यूस ड्रजरी, कट कॉस्ट एंड एक्सपैंड लोकल बिज़नेस। नेक्स्ट की बात करें तो ड्रोन लेड ग्रीन फार्मिंग, यानी कि एक इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था ड्रोन दीदी के नाम से, जिसमें क्या था वुमेन को ड्रोन दिया गया था, क्यों? जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको बूस्ट करने के लिए, ठीक है? नेचर बेस्ड लाइवलीहुड की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट रेजिलियंस एंड कंट्रोल ओवर फूड वैल्यू चेन्स, इसमें वुमेन जो है लीड करने वाली है। ग्रीन फैक्टर की बात करें तो ऑल वुमेन ईवी प्लांट्स इंटीग्रेट वुमेन इनटू एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, ब्रेकिंग जेंडर नॉर्म्स इन सोसाइटी, ठीक है? तो इस आर्टिकल का जो है मेन पर्पस यही था बताना कि वुमेन को जो है हम बाकी सेक्टर्स में इंक्लूड करने के साथ साथ जब तक हम ग्रीन इकोनॉमी में उनको इंक्लूड नहीं करेंगे, जब तक उनका लीडरशिप नहीं आएगा सामने, तब तक जो है इस सेक्टर में डेवलप करना थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है। चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इस सेशन को आज हम कंप्लीट करते हैं। हम कल लेके आएँगे एक दोबारा आपके लिए सेशन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन लाइक करिएगा, साथ ही साथ कमेंट भी करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू।